सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए नई वैकेंसीज़ के साथ आया हूं। देखिए, मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए इसके पहले भी मैं बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ को लेकर आया हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग पीछे की वीडियोज़ नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, क्योंकि अब भी अगर आप हो सकते हैं कि आप एलिजिबल हों उसके लिए, साथ में आपके पास समय भी हो तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। और साथ साथ में मैं ये भी बता दूं कि अगर आप इस वीडियोज़ को अगर पहली बार देख रहे हैं या आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं बता दूं कि इसकी डिटेल के लिए अगर आप इसकी पीडीएफ देखना चाहते हैं या आपसे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर वहां पर आप किसी प्रकार का क्वेश्चन को पूछ सकते हैं या आप इसकी पीडीएफ वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारी वैकेंसी जो दिया हुआ है एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बारे में हमारा दिया हुआ वैकेंसी। ठीक है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक प्रकार की नवरत्न कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एंटरप्राइजेस है, मतलब अथॉरिटेड है। ठीक है, बात कर ले रहे हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज तो हमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के सेक्टर से वैकेंसीज देखने को मिली है। बात कर ले रहे हैं कि अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। इसमें देखिए, मैकेनिकल में 125 है, इलेक्ट्रिकल में 65 है, और फिर इलेक्ट्रिकल ईसीई में 10 है, सिविल में जो है वो 5 वैकेंसीज है, और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट में जो है 15 है, कंप्यूटर में भी 5 वैकेंसी, माइनिंग में 5 है, जियोलॉजी में 5 है, फाइनेंस में 14 है, ह्यूमन रिसोर्स में 10 वैकेंसीज है। तो इस तरह से बहुत सारी वैकेंसीज आप लोग देख सकते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल में और मैकेनिकल वालों के लिए थोड़ी सी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिली है। अच्छा, हम बात कर ले रहे हैं कि इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इन वैकेंसीज के लिए वो क्या होनी चाहिए। जी, एक प्रकार के याद रख लीजिए, ग्रेजुएट ट्रेनिंग होगा आप लोगों के लिए। वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग करने का अच्छा अवसर मिलेगा। साथ में उसमें पे स्केल भी आप लोगों के लिए निर्धारित की जाती है कि आपका इतना पे स्केल रहने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये होता है, इस देखिए, कोई भी कंपनी से अगर जब आप नवरत्न कंपनी या कोई बड़ी बड़ी कंपनियां से, चाहे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह से जब भी आप वो लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, तो आप लोगों के लिए कहने का मतलब एक आपका इमेज मतलब बहुत ज़्यादा बिल्डअप कर देता है। आप किसी भी कंपनी, छोटे कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर आप सैलरी अपने हिसाब से डिमांड कर सकते हैं और मांग सकते हैं, चाहे वो आपको देगा खुद ब खुद। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब आप एनएलसी या नवरत्न जैसी कंपनी से आप ट्रेनिंग करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। बात कर रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए मैकेनिकल के लिए। देखिए, सबके लिए लगभग एकदम सेम क्वालिफिकेशन होने वाला है। ठीक है, जो टेक्निकल की फील्ड से हुआ, मैकेनिकल के लिए फुल टाइम एंड पार्ट टाइम बैचलर डिग्री ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है, मैकेनिक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आप लोग समझ सकते हैं बैचलर डिग्री क्या होता है। ठीक है, बात कर ले रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, जो आप लोगों के लिए प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल जिससे भी होते हैं आप उसके लिए है। ठीक है, और इसमें यह बताया गया है कि जो मतलब अर्बन अर्थात सामान्य जो लोग हैं और EWS हैं और OBC है, इनके लिए 60% मार्क्स हैं, लेकिन जो 50% मार्क्स हैं वो ST और SC के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। हालांकि उसके बाद से मैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रिकल EEE की भी देख रहे हैं और इलेक्ट्रिकल ECE की भी देख रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा बात कर ले सिविल के लिए भी वही चीज़ है, तो मतलब इधर तो लगभग हमारी सारी चीज़ें वहीं दी हुई है। उसके अलावा जो अगर आप माइनिंग में आ जाएंगे, कंप्यूटर सेक्टर में आ जाएंगे, तो कंप्यूटर सेक्टर में भी बैचलर डिग्री मांगा हुआ है, और PG डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपके पास PG डिग्री होनी चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स में भी 60% रखा गया है जनरल OBC के लोगों के लिए। ठीक है, बात कर ले रहे हैं माइनिंग में क्या मांगा है, तो माइनिंग में जो मांगा है वो बैचलर डिग्री इन द माइनिंग इंजीनियरिंग मांगा है। इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 60% होना चाहिए। इसके अलावा जियोलॉजी की भी बात कर ले तो इसमें MTech मांगा है जियोलॉजी से, या MSc मांगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिए, 50% इसमें मांगा हुआ है OBC के लिए, और जनरल के लिए जो मांगा हुआ है वो 60% मांगा हुआ है। सॉरी, ST SC के लिए 50% व जनरल OBC के लिए 60% मांगा हुआ है। बात कर ले रहे हैं फाइनेंस में, तो आप लोग देख सकते हैं फाइनेंस में क्या मांगा हुआ है। आपके पास 2 एक्सपीरियंस का MBA एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा और भी पॉइंट्स दी हुई से भी आप लोग देख लीजिएगा डिटेल में। ठीक है, तो मैं बता दूं कि इसमें ये आपको क्वालिफिकेशन रखी गई है और एक अच्छी खासी पोस्ट मानी जा रही है। ठीक है, बात कर ले रहे हैं हम इसके अलावा और भी पॉइंट के बारे में, तो जो अपर एज लिमिट जो दिया हुआ है ये ध्यान दीजिएगा। तो जो अपर एज लिमिट दिया हुआ है जनरल के लिए और EWS के लिए 30 दिया हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की या कोई भी जॉब होती है इस समय मैक्सिमम जगह हमको यही देखने को मिलती है कि जो OBC लोग होते हैं उनको 3 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, हालांकि कोई भी स्टेट में ये ज़्यादा फॉलो नहीं होता है, इसलिए कि किसी स्टेट में, चाहे किसी स्टेट की किसी पेपर में, अभी आप देख लीजिए यूपी की कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि OBC को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाता है, और जनरल के लोग उतने के उतने ही में रहते हैं, और OBC के लोगों के लिए 5 वर्ष का दिया जाता है, 3 वर्ष जबकि होता है, और ST SC के लिए लोगों के लिए भी 5 वर्ष ही दिया जाता है। तो कहीं कहीं आप लोगों को देखने को ज़्यादा मिलता है, कहीं कहीं कम देखने को मिलता है, लेकिन सेंट्रल की जब भी बात आती है तो OBC को 3 वर्ष का लगभग
देखने को मिलता है। और जब भी कोई प्राइवेट वगैरह वैकेंसी जाती है तो मैक्सिमम जगहों पर तो रिलैक्सेशन दिया ही नहीं जाता है, लेकिन कहीं कहीं दिया जाता है। तो ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एसटी एससी के लिए 5 वर्ष, तो वही चीज़ें इसमें भी दिया जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। बात कर ले रहे हैं हम इसके अलावा जो दिया हुआ है कि आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि आपको पीरियड पर मतलब बेसिक पे कितना रखा जाएगा। ठीक है, इन द ड्यूरिंग आपके मतलब जो आप अगर ट्रेनिंग पीरियड पर रहेंगे तब। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या रहने वाला है ये ध्यान दीजिएगा। आपको दिया जा रहा है कि सेलेक्ट टू कैंडिडेट्स टू लाइवली अप टू बी पोस्टेड ऑफ द यूनिट एरिया प्लेस अंडर द कंट्रोल ऑफ NLCIL एंड ज्वाइंट वेंचर। देखिए ये आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा कि जो भी NCIL मतलब जो NLC कंपनी है, इसके अनुसार ये अपने अनुसार रखने वाली है कि अब मतलब कौन से बच्चे को कहाँ पर भेजना है और कहाँ से कौन सी कंपनी मतलब अच्छी खासी प्रोग्रेस करती है उसके लिए वहाँ पर भेजा जाएगा। ठीक है, इसकी कई सारे ब्रांच होते हैं आप लोगों को, तो वहाँ पर इसके हिसाब से भेजा जाएगा। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के बारे में दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो EWS और OBC जनरल के लिए है, तो इनके लिए कोई रिलैक्सेशन की बात नहीं कही गई है। लेकिन ST SC के लिए जो बात कही गई उसमें बताई गई कि 40% है क्या किया जाएगा, उनको एबव के जो लोग होंगे वो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आसानी से इसके अंदर अपना अप्लाई कर सकते हैं। उन लोगों के लिए 40% इसमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 पॉइंट्स मैं बता दूँ। यहाँ पे मिनिमम जो पासिंग मार्क्स होने वाला है वो जनरल के लिए होने वाला है, 50% होने वाला है। ठीक है, जनरल और EWS के लिए, और OBC के लिए और ST SC के लिए ये जो होने वाला है ये 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा बात कर ले कि जो ST SC इनके लिए जो फॉर्म की फ़ी है वो 354 रखी गई है। ठीक है, और जनरल के लोगों के लिए लगभग 500 रुपये रखी गई, जो कि इसमें मेंशन नहीं है, मैंने देखा है। ठीक है, बात कर ले रहे हैं इसके अलावा अपर जो एज लिमिट जो दिया है रिलैक्सेशन के बारे में, मैंने इसके बारे में तो बता ही दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं सर्विसमैन वगैरह के बारे में, चाहे और भी चीज़ें जो दी हुई हैं, आप लोग इस पर डिटेल एक बार PDF में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और बता दूँ मैं आप लोगों के लिए कि जो एग्ज़ाम होने वाला है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है और ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है। मतलब MCQ आप लोगों की एग्जामिनेशन होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो इसमें आप लोगों को MCQ क्वेश्चन दिए जाएंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए यहीं पर अभी सिलेबस के बारे में जिक्र कर दे रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर सिलेबस की चीज़ें नहीं दी हुई है। ठीक है, तो आप लोग सिलेबस जान लीजिए पहले क्या होने वाला है। देखिए, इसके अंदर 2 पार्ट्स में आप लोगों के लिए पेपर होगा। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके होता है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके पेपर होता है। तो पार्ट 1 जो होने वाला है इसमें करीब करीब आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। और पार्ट 2 में जो होने वाले हैं वो 80 क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये याद रखिएगा कि आप लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट जो भी दिए हैं, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सबके लिए अलग अलग लागू होने वाला। हालांकि सबका सिलेबस अलग अलग है। मैं आप लोगों की 1-2 की PDF भी सेंड कर दूंगा। आप लोगों जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आप लोग जिस मांगेंगे आप कमेंट में, उसके हिसाब से आप लोगों को मैं सिलेबस भी सेंड कर दूंगा। आप टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जान लीजिए जो 40 क्वेश्चन रहने वाला है वो 40 क्वेश्चन क्या होगा कि इसके अंतर्गत आप लोगों को GK, GS, रीजनिंग, मैथ सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत दिया जाएगा इन 40 क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, जो पार्ट 1 का होगा। ठीक है, और बात कर ली कि जो ये 80 क्वेश्चन होने वाला है इसके अंदर आप लोगों के लिए जो टेक्निकल बेस का क्वेश्चन होगा वो आप लोगों के लिए इसके अंदर का रखा जाएगा। साथ में डिसिप्लिन वगैरह से संबंधित जो भी चीज़ें क्वेश्चंस रखे जाएंगे ये भी क्या रखे जाएंगे, ये 80 क्वेश्चन के अंदर रखे जाएंगे। तो इस तरह से आपके करीब करीब 120 क्वेश्चंस बन जाते हैं और 120 क्वेश्चन के अंदर ही आपका इसका एग्जाम होने वाला है। 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। मतलब आप जानते हैं कि कभी कभी हमें जब 2 घंटे का एग्जाम देखने को मिलता है तो आप लोगों को 120 क्वेश्चन जब देखने को मिलते हैं तो आपको देखते ही समझ में आ जाता है कि हाँ इसके पहले भी हम इस तरह के एग्जामिनेशन को पुटअप कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जो लेवल होता है वो थोड़ा सा टफ हमें देखने को मिल जाता है जब हमारा 2 घंटे के अंदर 120 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इसके अंतर्गत आपको 40 के अंदर GK, GS, रीजनिंग वगैरह सारी चीज़ों के हैं और 80 क्वेश्चन इसके अंतर्गत है। देखिए ये पॉइंट जान लीजिए कि क्वालिफाइंग जो होने वाला है ये आप लोगों के लिए ही होने वाला है 40%। उसके बाद से आपको मेरिट जो बनेगी वो 80 पर बनेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप लोग याद रख लीजिए कि जो लोग फर्स्ट के लिए क्वालिफाई होंगे उसके बाद इसके बाद भी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, और इसके बाद से आपको क्या किया जाएगा कि फिर से आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया जाएगा और फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू में काफ़ी कम लड़कों को दिया जाएगा। बताया गया था इसमें कि लगभग 10% लड़कों को रखा जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या दिया हुआ द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट द 2 पार्ट्स। पार्ट 1 40 क्वेश्चन इन कॉम्पिटिटिव क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, लोकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, डाटा इंटरप्रेशन एंड जनरल इंग्लिश। पार्ट 2 में जो है 80 क्वेश्चन प्रोफेशनल नॉलेज डिसिप्लिन रिलेटेड, टोटली 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन द मल्टीपल चॉइस आंसर। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा ये आप लोगों के लिए मल्टीपल चॉइस ऑप्शन कहने का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के ट्रेड हैं तो आपके उन ट्रेड के हिसाब से आपको क्या करना होगा कि आपको चूज करना होगा कि हाँ हमारे ट्रेड के अनुसार कौन से पेपर मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है,
देखिए क्या दिया हुआ है, इच क्वेश्चंस विल बी कैरी 1 मार्क्स, मतलब एवरी क्वेश्चन पर आपको 1 मार्क दिए जाएंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 0.25 रखी गई है। नो मार्क विल बी अवॉर्डेड ऑन द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, मतलब किसी प्रकार का मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा जो आप अगर अटेम्प्ट नहीं किए होंगे। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप यूपी पुलिस वगैरह चाहे कोई भी, अगर आप एमपी पुलिस वगैरह चाहे पेपर जब देखते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि क्या होते हैं कि मतलब वहाँ पे कंपनी की तरफ से ही जब पेपर लिए जाते हैं, जिस संस्था की तरफ से पेपर लिए जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ जो पेपर लिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो जब आप गलत क्वेश्चन जो होते हैं तो वहाँ पे मतलब उनके तरफ से जो क्वेश्चन गलत बनाया गया होता है और उस क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट करते हैं तभी आपको नंबर मिलता है, नहीं तो आपको अटेम्प्ट करने पर नहीं मिल, अगर अटेम्प्ट नहीं किया है, क्वेश्चन गलत है तो फिर आपको वो नंबर नहीं मिलता है। तो वहीं ये चीज़ दिया, अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा। हालांकि इसके मेंशन करने का मतलब यही है, ठीक है। तो क्वेश्चन विल बी इंग्लिश लैंग्वेज, देखिए क्वेश्चन पेपर जो होने वाला है आपका इंग्लिश में ही होने वाला है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देख लीजिएगा, जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लोग हैं उनके लिए 50% में क्या है, मैक्सिमम पासिंग मार्क्स है। लेकिन एसटी एससी और पीडब्ल्यू की जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 40% आप लोगों के लिए पासिंग मार्क्स होने वाला है, ठीक है। बात करें कि एग्जाम सेंटर आप लोगों के लिए दिया हुआ है कि 4 से 5 जो है आप लोगों के लिए स्टेट के अंदर ये पेपर होंगे और 4 से 5 आपके लिए चॉइस भी होने वाले हैं। तो आप उसको प्रीफर कर सकते हैं, जिस हिसाब से प्रीफर करेंगे आपको उसी हिसाब से आपको एग्जाम देने के लिए मौका दिया जाएगा। मेथड ऑफ द सिलेक्शन जो दिया हुआ है, मेथड ऑफ सिलेक्शन कहने का मतलब है कि आपको दिया गया है कि आप किस प्रकार के आप चूज़ करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कंपनसेशन पैकेज ऑफ द अदर बेनिफिट्स, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये मतलब स्किल से संबंधित पॉइंट बताया गया है। जनरल कंडीशंस बताई गई है, ओनली वन इंडियन नेशनल एलिजिबल फॉर अप्लाई, मतलब कुछ जो लोग होंगे वहीं भर सकते हैं। एआईसीटी से आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड होना चाहिए, जो आप डिग्री वगैरह लगाएंगे। ये सब चीज़ें दी गई हैं, तो आप लोग वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक भी दे दूंगा, आप लोग उस लिंक पर भी जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज देखिए यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ, और भी डिटेल्स लेना चाहते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है कि NLCIL की जो दिया हुआ है .India पर, तो यहाँ पर आप जाकर क्या कर सकते हैं कि विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के बाद भी यहाँ पर आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपके पास एक लंबा सा समय बचा हुआ है, ठीक है। आप लोगों की जो भी छूट चाहिए वो भी बता दिया, और जो फीस रहने वाली है मैं बता दे रहा हूँ कि कैंडिडेट विल नॉन रिफंडेबल अमाउंट 854, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के लिए दिया हुआ है ये 500 रुपये दिया टू एड एप्लीकेशन प्लस 354 ऑफ द GST, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को कितने पैसे आप लोगों के लिए फॉर्म में लगने वाले हैं। साथ में आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें की जरूरत पड़ेगी देख लीजिएगा। पासपोर्ट साइज़ का फोटो पड़ेगा जरूरत, जो कि 1/1/2020 तक का होना चाहिए, बाद होना चाहिए, ठीक है। स्कैन्ड इमेज, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, आधार कार्ड होना, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और किस से मतलब साइज़ में आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए ये भी दिया हुआ है। तो ये तो आजकल सारी पेपर्स में दिए जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी जो बताई गई है आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि जो जनरल वगैरह हो उनके लिए क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपया है। प्रोसेसिंग फ़ी जो हुआ है वो 354 दिया है, मतलब टोटल फ़ी जो दिया हुआ है 854 होने वाला है, ठीक है। और बता दें कि इनके लिए जो है, इनके लिए कोई प्रकार की फ़ीस नहीं है, लेकिन हाँ इनके लिए भी जो प्रोसेसिंग फ़ी है इनके लिए 354 लगने वाली ST SC और PWD हुआ एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। और देख लीजिए कि जो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फी डाटा जो है वो 18/3/2020 से 10 आवर्स तक। अच्छा, ये तो कोई मतलब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। मतलब आप कब इंप्रूवमेंट वगैरह कर सकते थे, ये मतलब पीछे की चीज़ों को दिया हुआ है। तो इस तरह से जो भी आप लोगों के लिए चीज़ें डिटेल थी मैंने सारी चीज़ों को बता दिया है। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहाँ से आप किसी प्रकार के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मैं इसकी PDF भी वहाँ पर डाल दूंगा, तो आप लोग जाइएगा और PDF को भी वहाँ पर देख लीजिएगा। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बता दूं कि आपके भाई बहन दोस्त मित्र कोई भी होंगे तो आप उनको भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि हाँ इस वैकेंसी चाहे यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए अवसर प्रदान हुआ है। मैं डेली आप लोगों के लिए नई वैकेंसीज के साथ आता हूँ, कल भी मैं आप लोगों को नई वैकेंसी के साथ मिलूंगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।